जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने आज इंडियन नेवी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु की कंपनी एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के साथ 449 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय नौसेना को 20 इनहांस कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि ECGNSS जैमर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन सिस्टम में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो जैमर है दोस्तों, ये दुश्मन के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं, उनको गलत लोकेशन दिखा सकते हैं और उनके हथियारों या फिर उनके प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से भ्रमित कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, भारत की सबसे अच्छी बात तो ये है कि भारत ने इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अब इम्पोर्ट करना बंद कर दिया है और इनकी जगह अब स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप कर रहा है। इवन दोस्तों, ये जो नई टेक्नोलॉजी बनाई है इस कंपनी ने, वो GPS, विडू, ग्लोनास जैसे नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। इससे हमारी नौसेना की सर्वाइबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ ही हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज को इस तरीके की हाई टेक्नोलॉजी को एनहांस करने का अवसर भी मिलेगा। वहीं दोस्तों, DRDO की लेबोरेटरी DMRL ने सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड और वेन के लिए एडवांस मशीनिंग टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन के लिए एक नया रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया। मैं आपको बता दूं, ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड होती है दोस्तों, वो किसी भी मॉडर्न जेट इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट और तकनीकी रूप से काफ़ी जटिल हिस्सा माना जाता है। ये ब्लेड दोस्तों हाई टेम्परेचर और प्रेशर को सहन कर सकती हैं, जिससे कि इंजन की पावर, फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। इवन दोस्तों, DRDO पहले ही सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की कास्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है और HAL को हेलीकॉप्टर इंजन प्रोग्राम के लिए 60 ब्लेड भी दे चुका है। अब नेक्स्ट फेज होगा इन कास्ट ब्लेड्स को पूरी तरह तैयार और फ्लाइट यानी कि उड़ान योग्य कंपोनेंट में बदलने का। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इस परियोजना में शामिल किया जा रहा है ताकि प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाई जा सके और भारत में एक मजबूत एरो इंजन सप्लाई चेन डेवलप हो सके। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी है ना, वो दुनिया की सबसे कठिन मेटलर्जी और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में से एक है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया जैसे सीमित देशों के पास ये क्षमता है और इवन इस टेक्नोलॉजी में अगर आप आत्मनिर्भर नहीं है तो इसके बिना आप फाइटर जेट प्रोग्राम को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से नहीं बना सकते। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी हमारे AMCA, TEDBF और भविष्य के हेलीकॉप्टर इंजनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और ये RFI जो DRDO ने जारी किया है, ये केवल आप इसे इंडस्ट्रियल टेंडर मत समझिए, बल्कि ये भारत के स्वदेशी इंजन क्षमता के निर्माण में एक नई दिशा और महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक स्टेप है। चलिए दोस्तों, आज सुबह से एक तस्वीर वायरल हो रही है और ये एक सैटेलाइट तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है हमारा AMCA फाइटर जेट। एरो इंडिया 2025 में मैंने आपको AMCA का फुल स्केल इंजीनियरिंग एयरफ्रेम दिखाया था, लेकिन दोस्तों अब सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि हैदराबाद के डुंडिगल स्थित DRDO की ऑरेंज रडार क्रॉस सेक्शन में AMCA फाइटर जेट को देखा गया। और ये फैसिलिटी दोस्तों किसी एयरक्राफ्ट की स्थल क्षमता का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहां पर यह जांचा जाता है कि एयरक्राफ्ट अलग अलग एंगल्स और फ्रीक्वेंसीज पर रडार वेव्स को कितना परिवर्तित करता है। इवन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये परीक्षण किसी 5th जनरेशन के स्थल फाइटर जेट के डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण फेज होता है, क्योंकि दोस्तों इसके जरिए जो इंजीनियर्स हैं उन हिस्सों को पहचान सकते हैं जो एयरक्राफ्ट के रडार पहचान बढ़ाते हैं, जिसके बाद डिजाइन में फिर से सुधार किया जाता है। हालांकि यहाँ पर परीक्षण के लिए जो इस्तेमाल एयरफ्रेम हो रहा है वो AMCA का कोई नया डिजाइन तो नहीं है, साथ ही एक सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट दिख रहा है और इवन इसमें डाइवर्टलेट सुपरसोनिक इनलेट यानी कि DSI इनटेक नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसे सब बाद में शामिल किया जाएगा, तो आप इसका मतलब ये मत समझिए कि ये फाइनल AMCA का डिजाइन है, बल्कि अब आप ये समझिए कि हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है AMCA के लिए, जहां पर इस पुराने टेस्ट मॉडल से डेटा लिया जाएगा, उसके बाद इसका इस्तेमाल नए डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो RCS परीक्षण है वो किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का सबसे सेंसिटिव और महत्वपूर्ण फेज होता है। और अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि AMCA प्रोग्राम केवल डिजाइन फेज में तो नहीं है, बल्कि रियल स्टेल्थ वैलिडेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी कि भारत अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जहां अब तक केवल कुछ चुनिंदा देशों की विशेषज्ञता रही है। तो फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन आर्मी अब एक और बड़ी आर्टिलरी खरीद कर सकती है। बताया जा रहा है लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से 300 से अधिक K9 वज्र तोपों की खरीद का प्रस्ताव जल्द ही रक्षा खरीद बोर्ड के सामने रखा जाएगा और इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो भारत के पास K9 तोपों की कुल संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी। इन तोपों का निर्माण भी दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो की गुजरात की जो हजीरा स्थित फैक्ट्री है वहां पर किया जाएगा। K9 वज्र जो कि 155 mm बटे 52 कैलिबर ट्रैक्ट सेल प्रोपेल्ड हवित्जर है, 40 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ये मार कर सकती है। खासियत इसकी सबसे बड़ी ये कि
ये हमला करके तेजी से अपनी जगह बदल सकती है। पहले 100 K9 वज्र 2021 में इंडियन आर्मी को मिल चुकी है, जबकि 100 और तोपों का ऑर्डर 2023 में दिया गया था। अब तीसरे बैच की भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? लद्दाख की हाइट्स और राजस्थान की रेगिस्तानी इलाके में इसके सफल ट्रायल्स हुए और इसने अपने आप को साबित किया। इसीलिए भारतीय सेना और K9 वज्र खरीदने जा रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को चाइना और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर मिलेगा। खासकर कि भारत तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है और भारत की लंबी दूरी की मारक क्षमता भी बढ़ेगी। इवन दोस्तों, K9 वज्र में लगातार स्वदेशीकरण का लेवल जो है वो भी बढ़ाया जा रहा है, जो कि हमारे आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। इवन दोस्तों, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना को K9 वज्र के साथ साथ ATAGS, माउंटेड गन सिस्टम और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन पर भी इन्वेस्टमेंट जारी रखना होगा। और इवन दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में जिस तरीके से ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन के खतरे सामने आ रहे हैं, ऐसे में इस तरीके की तोप के लिए बेहतर एयर डिफेंस सुरक्षा भी काफी जरूरी होगी। बात साफ है दोस्तों, 300 K9 वज्र की खरीद केवल हम संख्या बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप ये समझिए कि भारत 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी टोनबो इमेजिंग ने भारतीय नौसेना के लिए पूरी तरह स्वदेशी एवेंजर AVG-30 HD EO/IR गिम्बल सिस्टम लॉन्च कर दिया। यह सिस्टम दोस्तों हमारे जंगी युद्धपोत की आंख की तरह काम करेगा। इसका इस्तेमाल रात दिन हर मौसम में दुश्मन की पहचान, निगरानी, ट्रैकिंग और टारगेट एक्विजिशन के लिए किया जाएगा। एवेंजर AVG-30D में हाई डेफिनेशन थर्मल इमेजर, फाइबर ऑप्टिक जायरो बेस्ड स्टेबलाइजेशन और 360 डिग्री का पैनोरामिक निगरानी क्षमता दी गई है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसका AI बेस्ड EO/IRSC सिस्टम, जो कि संभावित खतरों को ऑटोमेटिकली पहचान कर सकता है, उन्हें क्लासिफाइड कर सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है, जिससे कि ऑपरेटर का काम आसान होगा और प्रतिक्रिया देने का समय भी कम हो जाएगा। केवल 10 किलोग्राम वजनी ये सिस्टम अलग अलग प्रकार के भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म पर आसानी से फिट किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इस सिस्टम को पूरी तरह भारत में डिजाइन, डेवलप और निर्मित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं इस सिस्टम का क्या है। अभी तक भारतीय नौसेना काफी वक्त से इस तरीके के EO/IR गिम्बल और जो सर्विलांस सिस्टम्स हैं उनके लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर थी, लेकिन अब इसके आ जाने से ये निर्भरता पूरी तरीके से कम हो जाएगी। और बताया ये जा रहा है कि भारत इस तकनीक को एक्सपोर्ट भी कर सकता है आगे। आप देख रहे हैं भारत किस तरीके से एक एक चीज को जो कि काफी इंपॉर्टेंट है उसे देश पे बना रहा है और विदेशियों पर निर्भरता कम कर रहा है। वहीं अस्त्र मार्क 2 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल का अब एक बड़ा टेस्ट होने वाला है। इस बार DRDO 240 किलोमीटर की रेंज प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी DRDO का सबसे महत्वपूर्ण टारगेट होगा 200 किलोमीटर से अधिक की विश्वसनीय मारक क्षमता को साबित करना। मतलब अगर मिसाइल 220 किलोमीटर तक लगातार अपनी परफॉर्मेंस करती है तो इस प्रोग्राम को बड़ी सफलता माना जाएगा। अस्त्र मार्क 2 में डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया। इससे मिसाइल अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है और फाइनल फेज में हाई स्पीड बनाए रख सकती है। इवन दोस्तों, मिसाइल को बीच फ्लाइट में डेटा लिंक अपडेट भी मिल सकते हैं, जिससे कि ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट जो रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करके अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। और अगर अस्त्र मार्क 2 वाकई में 200 से 240 किलोमीटर की कैटेगरी में अपने आप को साबित करती है तो ये भारतीय वायुसेना को दुश्मन के अवाक्स एयर टैंकर और जो दुश्मनों के महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट हैं उनके खिलाफ एक मजबूत स्टैंड ऑफ क्षमता देगा। इस मिसाइल को Su-30 MKI, रफाल, तेजस मार्क 2 और एमका पर भी लगाया जाएगा। बात साफ हो जाती है कि इस मिसाइल के आ जाने से 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में दुश्मन के अवाक्स और टैंकर एयरक्राफ्ट के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। और लंबी दूरी की मिसाइलों का मतलब आप समझ रहे हैं, इससे दुश्मन की जो वायु अभियान है वो प्रभावित हो सकते हैं। और स्वदेशी मिसाइल होने का मतलब है कि भारत की विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद क्षेत्र के पास पाकिस्तानी सेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस हादसे की पुष्टि की है पाकिस्तान की ISPR ने, जिसमें बताया जा रहा है कि यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ और हेलीकॉप्टर में सवार सभी जो सैन्यकर्मी थे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई शुरू की है, जिसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि अमेरिका का एक अपाचे हेलीकॉप्टर ईरानियों ने मार गिराया। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा कि हेलीकॉप्टर के चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया और इसके बाद ईरान के रडार और उनके एयर डिफेंस ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेट्स सी आगे क्या बड़ा एक्शन अमेरिका लेता है तो तय समय बताएगा, लेकिन इनकी जंग की वजह से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।